नमस्कार। कैसे हैं? पिछले एक साल में हमारे देश को जिस मुद्दे ने सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ, आप जानते हैं कि वो मुद्दा सीएए, एनपीआर, एनआरसी का है। और इस बीच में ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिली जिन घटनाओं को सुनने के बाद मुझे लगा कि इस पर एक विस्तृत बातचीत होनी चाहिए। तो आज का कॉन्सेप्ट टॉक जो है बेसिकली इस बारे में है कि एक सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट जिसको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पीसीएस बनना है, या कोई भी जागरूक नागरिक जिसको अपने देश से जुड़े मुद्दों को जानने समझने में रुचि है, वो समझ सकें कि ये मुद्दा बेसिकली क्या है, इसके सारे उन पक्षों को समझ सकें जिन पक्षों को न समझने की वजह से सड़कों पर तनाव है, हिंसा है, दंगे हैं, असुरक्षा का माहौल है। पिछले एक साल में ऐसी 3 घटनाएं मेरे सामने घटी। मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, मसलन एक मेरा दोस्त जो कि बिहार का रहने वाला है, मुस्लिम बैकग्राउंड से है, उसने एक दिन मुझे बड़ा डरते हुए फ़ोन किया क्योंकि उसको पता है कि मैं संविधान में रुचि रखता हूँ। वो ऐसा व्यक्ति है कि पिछले 3, 4, 5, 6, 7 पीढ़ियों से कम बिहार का ही रहने वाला है और उसका पूरा खानदान वहीं बसा हुआ है शुरू से ही, बहुत पुराने समय से। पता नहीं कैसे उसके मन में खौफ बैठ गया और उसने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि भाई, क्या आपको लगता है कि हमें कुछ और सोचना चाहिए? क्या हम यहाँ के नागरिक रह पाएंगे या हमें भारत से निकाल दिया जाएगा? तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको? तो उसने बताया कि हमारे गांव में बड़ा ऐसा माहौल बना हुआ है आजकल कि जो मुसलमान लोग हैं उनकी नागरिकता खतरे में है। तो खैर मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलतफहमियां हैं, अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं और इन अफवाहों से बचना चाहिए। एक बंगाल का व्यक्ति, पश्चिम बंगाल का व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति, एक बार उससे मेरी बात हुई, किसी के रेफरेंस से बात हुई, तो उसने बताया कि एक हिंदू व्यक्ति सुब्रतो डे नाम का था जो एक डिटेंशन सेंटर में उसको बंद किया गया। शायद वो पश्चिम बंगाल से आया था या नहीं आया था, पता नहीं क्या सिचुएशन थी, और उसकी डिटेंशन सेंटर में ही मृत्यु हो गई। और उसके बाद से पश्चिम बंगाल में जो हिंदू समाज है उसमें भी कुछ लोग डरे हुए हैं कि क्या एनआरसी और सीएए के बाद हमारी स्थिति होने वाली है, क्या हम भारत में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। कोई डरा हुआ है कि उसके कागज बाढ़ में बह गए थे, बाढ़ में गुम हो गए थे। कोई डरा हुआ है कि वो तो अनाथ है, उसका क्या होगा, उसके कागजात कहाँ से आएंगे। इतना ही नहीं, सुनने में ये भी आया कि बांग्लादेश से जो लोग भारत में आए उनमें से बहुत सारे लोग, कम से कम ऐसा कहा जाता है कि 10-20 लाख लोग दिल्ली में भी हैं, इतने लोग मुंबई में भी हैं, कुछ लाख लोग बेंगलोर में हैं और बड़े शहरों में हैं। उनमें से बहुत सारी महिलाएं कई घरों में काम करती हैं, सामान्य काम, जो खाना बनाना, साफ सफाई का काम है, वो डोमेस्टिक हेल्प वाला काम। और इस भय से कि ऐसा कुछ होने वाला है, और वैसे भी नौकरी के हिसाब से भी कि उनको एक्सेप्टेंस आराम से मिल जाए, उन बहुत सारी महिलाओं ने सिंदूर लगाना शुरू कर दिया है, भारतीय वेशभूषा धारण कर ली है, मंगलसूत्र पहनना शुरू कर दिया, अपना नाम बदल लिया है। और अब सीएए के बाद से एक ऐसा छोटा मोटा मूवमेंट सा अंदर ही अंदर चल रहा है कि हम अपने आप को हिंदू ही घोषित कर दें ताकि हमें भारत की नागरिकता मिल जाए। ये जो अफवाहें हैं, अफवाहों का जो मौसम है, इन अफवाहों से बचने के लिए ज़रूरी है कि जब हम इस मुद्दे पर बात करें तो ये भूल कर बात करें कि हम किस पार्टी के समर्थक हैं, किस विचारधारा के समर्थक हैं, बल्कि मुद्दों को तथ्यों के साथ समझें। ये मुद्दा इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसलिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया करीब 4.5 घंटे का, पिछले सप्ताह अपलोड किया था, जिसमें केवल ये समझाया था कि 1947 से 2014 तक क्या क्या हुआ था, जिस बैकग्राउंड पर हम सीएए जो 2019 का है, एनआरसी असम वाला भी और वैसे भी, और जो एनपीआर है उसकी बात समझ सकते हैं। तो यदि आपकी इस मुद्दे पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप आज की बात को ठीक से समझें, और यदि आपको लगता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस मुद्दे पर नहीं है तो बेहतर है कि इस सेमिनार, बेशक इसके बाद या बेशक इससे पहले, उस बेसिक को समझ लें जो 1947 से 2014 की सारी परिस्थितियों का जिक्र है, उसके बाद इस चर्चा पर आए। तो आज का जो मेरा उद्देश्य है इस बातचीत का, 2019 में जो सीएए पास हुआ वो, एनपीआर, एनआरसी, फिर सीएए सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, फिर इससे केंद्र राज्य संबंध कैसे प्रभावित होंगे, इस तरह के जितने मुद्दे इस समय सामने आ रहे हैं उन सारे मुद्दों को समझना है। और मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर
इस कंसेप्ट टॉक के बाद कुछ लोग इस बात को समझ सकें कि इस माहौल की ज़रूरत नहीं है देश के अंदर, चीज़ें वैसी नहीं जैसे दिख रही हैं, तो शायद एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपनी भूमिका निभा सकूं। और अगर आप ठीक से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भी शायद निभा सकें। तो शुरू करते हैं आज की बातचीत। सबसे पहला मुद्दा यह है कि आज की बातचीत में क्या क्या चर्चा होगी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आज हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। एक बात करेंगे सिर्फ CAA, जो 2019 वाला CAA है। मैंने पिछले सप्ताह की चर्चा में बताया था कि CAA कोई नई चीज़ नहीं है। 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में CAA पहले भी आ चुके हैं। ये कोई एकदम नई चीज़ नहीं है। अभी हम जो रेफरेंस लेके चलेंगे वो विवादास्पद मुद्दा है जो CAA 2019 का मुद्दा है। दूसरा हमें आज डिस्कस करना है कि जिसको NPR कहते हैं और एक चीज जिसको NRC कहते हैं, वो क्या है। और तीसरी बात देखेंगे कि इन दोनों में लिंक क्या है, क्योंकि आजकल ज्यादा झगड़ा इस बात का है कि क्या CAA, NPR और NRC इनमें कोई आपस में लिंक है या ये चीजें अलग अलग हैं। अगर लिंक है तो झगड़ा ज्यादा है, अगर इनके बीच में लिंक है ही नहीं तो दिक्कत शायद उतनी ज्यादा नहीं है। CAA को लेकर जो समझना है, एक तो ये कि ये क्या है, फिर ये क्यों आया है, इसकी क्या जरूरत थी ऐसी। फिर इस पर तीसरी बात हम ये समझ सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसको लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं वो इश्यूज क्या हैं। फिर ये लागू हुआ है या नहीं हुआ है, और लागू कब होगा, अगर होने वाला है तो लागू कब होगा। इस तरह के मुद्दे CAA के बारे में देखेंगे। NPR, NRC पर बेसिक बात ये समझनी है कि ये क्या होता है और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, कब से शुरू हुआ, कैसे कैसे हुआ, और अभी हाल ही में क्या ये होने वाला है या इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और अंतिम बात ये कि क्या NPR और NRC के माध्यम से CAA के लिंक से किसी व्यक्ति की नागरिकता हमारे देश में खतरे में है या नहीं है। अगर नागरिकता खतरे में नहीं है तो इस बात का तनाव लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और यदि नागरिकता खतरे में है तो क्यों है, किस मात्रा में है, और उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट या भारत की जुडिशरी भारत के उन नागरिकों का साथ देगी या नहीं देगी जिनकी नागरिकता खतरे में है। ये सारे मुद्दे आज हम समझेंगे। तो जो IAS के एस्पिरेंट्स हैं वो कागज पेन निकाल लें, चीज़ों को समझते हुए चलें, बाकी लोग केवल सुने, समझें और एंजॉय करें। पहली बात है कि CAA 2019 की जरूरत इस सरकार को क्यों पड़ी। इस संबंध में आपसे कहूंगा कि जब आप चीजों को देखें तो एक ऐतिहासिक निरंतरता में देखेंगे तो बात ठीक रहेगी। एक शब्द होता है हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी, ऐतिहासिक निरंतरता। मैं चाहूंगा कि हम उसी कॉन्टिन्यूटी में इस बात को समझें। पिछले सप्ताह की चर्चा में मैंने आपको बताया था कि 1947 से 2014 तक चीजें कैसे कैसे हुई। नेहरू जी ने क्या किया, शास्त्री जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, उसके बाद जब NDA की सरकार पहली बार आई या राजीव गांधी जी ने क्या किया, असम समझौता किया, फिर जब NDA की सरकार पहली बार आई तब उसने क्या किया। आपको ध्यान होगा कि NDA की सरकार 1998 से 2004 तक करीब 6 साल तक हमारे देश में केंद्र में थी, जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। इस सरकार में जो होम मिनिस्टर का पद था वो था लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास, और वो मुख्य रूप से नागरिकता का संबंध होम मिनिस्ट्री से ही है, इसलिए इस मुद्दे का संबंध ज्यादा उनसे बनता था। NDA की विशेष रूप से बीजेपी की अप्रोच ये हमेशा रही है कि जो विदेशी अतिक्रमण है या जो विदेशी लोग भारत में आ गए हैं, प्रवास है, अवैध आप्रवासी हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं या इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके मामले को हमें ठीक से मैनेज करना चाहिए। और भारत की नागरिकता ऐसी नहीं है कि हम देश को धर्मशाला समझ के जो आए उसको यहाँ पर आने की परमिशन दे दें। उनकी भाषा में अक्सर ये शब्द आता है कि भारत एक देश है, धर्मशाला नहीं है। ठीक है, किसी पार्टी को, किसी सरकार को इस अप्रोच के साथ चलने की एक सुविधा है, आज़ादी है, हम उसको मना भी नहीं कर सकते। जब ये सरकार सत्ता में थी 2004 तक, तो इस समय इस सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिन कदमों का एक तार्किक परिणाम था कि 2016 या 19 में हमें CAA की बातें अपने सामने आती हुई दिख रही थी। पर हल्का सा याद कर लीजिए कि उस समय क्या क्या हुआ था। इस पीरियड में एक तो 2000 ईस्वी में पासपोर्ट एक्ट जो होता है, और मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट एक्ट एक तो 1967 का है, वो तो होता है पासपोर्ट बनाने के लिए,
एक है जो विदेशी लोग बिना पासपोर्ट के भारत में हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उस पासपोर्ट एक्ट, जो कि 1920 का एक्ट है, उस एक्ट में एक संशोधन किया था 2000 ईस्वी में एनडीए की सरकार ने, और उसमें यह कर दिया था कि जो लोग बिना पासपोर्ट के या बिना डॉक्यूमेंट्स के भारत में हैं, इलीगल तरीके से भारत में हैं, उनके इलीगल तरीके से भारत में होने की जो पनिशमेंट थी वो 3 महीने से बढ़ाकर 5 साल कर दी थी। और इसका मतलब ये था कि भारत में यदि कोई अवैध विदेशी है, विदेशी वैध भी हो सकता है अगर वो वीज़ा के साथ है, पासपोर्ट के साथ है, अगर पासपोर्ट है पर वीज़ा नहीं है या वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो वो इलीगल है, और पासपोर्ट ही नहीं है तो भी इलीगल इमिग्रेंट है, इलीगल फॉरेनर है। ऐसे व्यक्तियों को 5 साल तक जेल में रखने का एक एक्ट पास हुआ था, और ये एक्ट था जो पासपोर्ट एक्ट है, उसमें संशोधन अधिनियम था। फिर 2003 में भारत सरकार ने एक CAA पास किया, जिसको सामान्य भाषा में CAA 2004 भी कहते हैं, क्योंकि ये लागू 2004 से हुआ था। इसके तहत बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी। इसके तहत पहली बार ये अनाउंस किया गया था कि इलीगल माइग्रेंट यानी कि अवैध आप्रवासी कौन है, उसकी परिभाषा दी गई। साथ में स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट है तो उसके जो बच्चे हैं उनके बच्चों को भी जन्म से भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके पहले क्या व्यवस्था थी? 1949 से 1987 तक व्यवस्था ये थी कि भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा भारत का नागरिक हो सकता है। 1987 से 2004 तक ये था कि उस बच्चे के दोनों पेरेंट्स में से कम एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब 2004 में इस एक्ट के बाद से हो गया था कि वही बच्चे जिनके दोनों पेरेंट्स भारत के नागरिक हैं, या एक भारत का नागरिक है और दूसरा पेरेंट अवैध आप्रवासी नहीं है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है, वही बच्चे भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल हैं। यानी अवैध, देखिए CAA 2019 का एक प्रावधान तभी समझ में आएगा जब आपको ये बात पता होगी। अवैध आप्रवासियों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं बनेंगे, ये 2003 में तय हुआ। और इसी में एक बात और की गई थी, जो सिटीजनशिप एक्ट था उसके सेक्शन 5 और 6 में संशोधन करके किया गया था कि इलीगल माइग्रेंट्स को रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन, अगर आपको ये शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आ रहे हैं तो अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के माध्यम से जो नागरिकता मिलती है वो भी इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं मिलेगी, ये लिखित रूप में व्यवस्था हो गई थी। इसकी बहस के दौरान श्री मनमोहन सिंह, जो कि उस समय विपक्ष में थे, उन्होंने कहा था आडवाणी जी से, जो होम मिनिस्टर थे और जो बिल लेके आए थे, कि बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज़ आते हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ आते हैं, हमें उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और तत्कालीन होम मिनिस्टर आडवाणी जी ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, उनको हम मतलब रेफ्यूजी के तौर पर देखेंगे और उनको हम मतलब ध्यान रखेंगे, आप तनाव ना दें। तो वो एक स्टेटेड स्टैंड उस समय कांग्रेस का भी था, CPM का भी था, सब लोगों का था। फिर 2003 में ही सिटीजनशिप रूल्स आए थे, जो कि इन रूल्स में पहली बार NPR NRC का जिक्र था, और भारत सरकार इस मूड में थी कि हम 2004 का इलेक्शन जीतने के बाद ये चीजें शुरू करेंगे। जाते जाते 2004 में उन्होंने एक और एक्ट होता है, इसको बोलते हैं फॉरेनर्स एक्ट, और फॉरेनर्स एक्ट 1946 वाला जो है, जो बताता है कि देश के अंदर यदि कोई फॉरेनर है और गलत तरीके से है, गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ है, या उसकी मदद करने वाले कुछ लोग हैं, या उसके डॉक्यूमेंट्स मोड़े तोड़े हैं, उसने जानबूझ के फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे क्या पनिशमेंट होगी। इसमें भी पनिशमेंट को कुछ महीनों से बढ़ा के 8 साल तक की पनिशमेंट का स्कोप बनाया गया था। और इसका मतलब, मोटी मोटी बात अगर आप इन सारी बातों को समझें, 1998 से 2004 के बीच में NDA की सरकार ने 4 महत्वपूर्ण स्टेप लिए थे। इन स्टेप्स के परिणाम ये था कि भारत में यदि कोई अवैध विदेशी है, उसे 5 साल तक की जेल हो सकती थी। यदि अवैध विदेशी है तो उसे और उसे मदद करने वालों को 2 साल से 8 साल तक के बीच की जेल हो सकती थी। अवैध विदेशियों को किसी भी तरह से भारत के नागरिक होने का स्कोप खत्म हो गया था, रजिस्ट्रेशन से भी, नेचुरलाइजेशन से भी, यानी पंजीकरण से भी, देशीयकरण से भी।
इतना ही नहीं, अवैध आप्रवासियों के बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं बन सकेंगे, ये व्यवस्था भी उस एक्ट में हो गई थी। और उसके बाद 2003 के रूल्स में एनपीआर क्या होगा, एनआरसी क्या होगा, इसका डिटेल्ड प्रोविजन दिया गया था, जिसका प्रयोग आजकल करने की बात चल रही है। हालांकि पहले भी हुआ, 2010 में भी यूज हुआ, 15 में भी यूज हुआ, लेकिन आजकल इसको लेकर डिबेट थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आपको ये बैकग्राउंड याद रहेगी तो आप समझ पाएंगे कि सीएए की जरूरत भारत सरकार को, इस भारत सरकार को क्यों पड़ी होगी। अगर मैं इस पेज को मिटाकर एक दूसरा पेज लेके आपको समझाने का प्रयास करूं तो यूं समझें कि जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो उसमें एनडीए ने, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, अपने चुनावी वायदों में ये बात खुल के कही कि भाई हम तो जो विदेशी अवैध आप्रवासी हैं उनको भारत से बाहर निकालेंगे। कुछ लोगों ने यहां तक जुमले कहे, मैंने इंटरनेट पे देखा तो ऐसा जिक्र मिला कि ऐसे जुमले भी कहे गए कि हम तो विदेशियों को हिंद महासागर में फेंक देंगे, डुबा देंगे हिंद महासागर में। ये भाषा बड़ी अजीब सी है, लेकिन इस तरह की बातें भीड़ को रिझाने के लिए, और जब भीड़ हिंसा के मूड में आती है, मॉब बन जाती है ना, उसको बड़ा मजा आता है ऐसी बातें सुन के कि हम तो हिंद महासागर में डुबो देंगे ऐसे लोगों को, ऐसी बातें कही गई। साथ में ये भी कहा गया कि जो हिंदू लोग भारत से बाहर के हैं, परेशान हैं, वहां परेशान होकर आए हैं, तो भारत दुनिया भर के हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए स्वाभाविक देश है। और यदि भारत के बाहर कोई भी हिंदू परेशान है, कोई भी सिख परेशान है, कोई भी जैन परेशान है, तो हम चाहते हैं कि भारत उनके लिए स्वाभाविक देश बने, क्योंकि दुनिया में अगर कहीं कोई हिंदू परेशान है तो कहाँ जाएगा, तो उसके पास तो एक ही देश बचता है कि वो भारत में है। तो बीजेपी का ये स्टैंड था 2014 के इलेक्शंस में। 2014 में क्या, बहुत पहले से ये स्टैंड है कि हम उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता आसानी से दिलवाएंगे जो हिंदू धर्म के हैं, या सिख हैं, या जैन हैं, या बौद्ध हैं, क्योंकि ये सब धर्म भारत में ही पैदा हुए हैं। 2016 में असम में चुनाव हुआ, और असम में पिछले 3 बार से कांग्रेस की सरकार थी, 2001 से 2016 तक, जो तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार थी। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल, ये वही सर्बानंद सोनोवाल हैं जिन्होंने आईएमडीटी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, और 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला देते हुए आईएमडीटी एक्ट को खारिज किया था। वो आईएमडीटी एक्ट जो 1983 में इंदिरा गांधी लाई थी, और जिसने असम के संकट को और गहरा कर दिया था, जबकि वो उसके समाधान के नाम पर लाया गया था। आपको ध्यान होगा आईएमडीटी एक्ट को लेकर क्या डिबेट थी। आईएमडीटी एक्ट में जो ओनस ऑफ प्रूफ था, जिम्मेदारी थी सिद्ध करने की, वो राज्य पर थी, प्रोसिक्यूशन पर थी, जबकि बाकी पूरे देश में असम छोड़कर लागू होता है फॉरेनर्स एक्ट, जिसके तहत संदिग्ध व्यक्ति को खुद सिद्ध करना होता है कि भारत का नागरिक वो है। यदि वो साबित न कर पाए तो मान लिया जाता है कि वो विदेशी है, जबकि आईएमडीटी में सिद्ध करने का दायित्व राज्य का था। और यदि पुलिस या राज्य साबित न कर पाए कि फला फला व्यक्ति विदेशी है, तो अपने आप वो व्यक्ति भारतीय मान लिया जाएगा। ये प्रावधान था। इस प्रावधान ने असम की समस्या को उलझाया, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में उस एक्ट को खारिज किया। अब देखिए सिचुएशन ये है कि 2016 के असम के चुनाव में बीजेपी ने, सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में, आप जानते हैं सरकार बनी भी उनकी, वहां भी यह वायदा किया कि हम विदेशी जो आप्रवासी हैं, अवैध लोग हैं, उन सबको भारत से बाहर निकालेंगे। साथ में कहीं कहीं ये भी कहा कि जो हिंदू हैं उनको संभालेंगे। हालांकि असम में ये कहना कि हिंदुओं को संभालेंगे विवाद की बात है। आज मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के एंगल भी समझाऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्यों विरोध हुए थे और कैसे सरकार ने उन विरोधों को मैनेज किया, वो सारा समझेंगे। अब हुआ ये कि क्योंकि यही सरकार 2000 और 2004 में 2 ऐसे एक्ट ला चुकी थी जिनके तहत इलीगल माइग्रेंट्स को 5 साल की जेल हो सकती थी। क्यों जेल हो सकती थी? कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है या डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, वो बीजेपी से, नेताओं से मिलकर कह रहे थे कि आप तो कहते थे कि हमारा ध्यान रखेंगे, हम स्वाभाविक देश हैं आपके, और आपने कानून ऐसा बना दिया कि हम जेल जाने के लिए परेशान हैं। मतलब पुलिस कब पकड़े जेल में डाल देगी, भरोसा नहीं है। तो कुछ तो हमारे लिए कीजिए।
हमें सिटीजनशिप कब देंगे, आपने कई बार कहा कि हमको नागरिकता मिलेगी, कब देंगे। और दूसरा था कि जो चुनावी वायदा था, उस चुनावी वायदे के मुताबिक जरूरी था कि उनकी नागरिकता के लिए कुछ करना चाहें। तो दो पर्पस थे। एक पर्पस था कि उन व्यक्तियों को, इलीगल माइग्रेंट्स में से वो व्यक्ति जिनके पक्ष में बीजेपी ने चुनाव में वायदा किया था कि हम इनको भारत की नागरिकता देंगे या भारत इनके लिए स्वाभाविक जगह है, उनको हम बचाएंगे। तो उनको जेल से कैसे बचाएं, क्योंकि नियम के मुताबिक पुलिस उनको पकड़ के जेल में ठूंस सकती थी। और दूसरा ये था कि यदि हमने वायदा किया है कि हम उनको नागरिकता देंगे, ये वायदा कैसा है, इसमें भेदभाव है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, नहीं है, आगे समझेंगे, अभी तो हम तथ्यों पर बात करें। उन्हें नागरिकता कैसे दें, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत साफ लिखा हुआ है कि इलीगल माइग्रेंट्स को किसी भी स्थिति में न रजिस्ट्रेशन से न नेचुरलाइजेशन से भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और ये सारे इलीगल माइग्रेंट्स ही थे, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, परमिशंस नहीं है भारत में होने की, पर वो हैं। तो कैसे मैनेज करें? इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए ज़रूरी था कि ये नई सरकार कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाती। और जैसे 2014 में ये सरकार आई, अच्छे बहुमत के साथ आई, तो उनको एक मैंडेट था कि अब वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें। और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। कैसे काम करना शुरू किया? सबसे पहले इस सरकार ने आते ही एक पॉलिसी बनाई। और वो पॉलिसी क्या थी? ये तय कर लिया कि हम किस किस को रिलीफ देने वाले हैं। रिलीफ देने वाले जो बेनिफिशियरीज होंगे वो कौन होंगे। और उन बेनिफिशियरीज में उन्होंने क्या किया, 6 धर्मों को चुन लिया, 6 रिलीजन्स। सही चुना गलत चुना बाद में देखेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझेंगे कि क्या किया, कैसे किया। ये सब प्रश्न बात के हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। इसमें हिंदू आते हैं, इसमें सिख हैं, इसमें जैन हैं, इसमें बौद्ध हैं। तो 4 धर्म तो वो हैं जो भारत में पैदा हुए, इतिहास जिनका भारत से शुरू हुआ। इसके अलावा 2 धर्म और इसमें ले लिए हैं। उनमें से एक है क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म, और एक है पारसी धर्म जिसको पर्शियन कहा जा सकता है। ये 6 धर्म ले लिए हैं। तो बीजेपी की सरकार ने चुना कि हम इन 6 धर्मों को रिलीफ देंगे। दूसरी बात चुनी कि ये 6 धर्म भी वो लोग जो इन 6 धर्मों के हैं और 3 देशों से है, 3 कंट्रीज। ठीक। और ये जो 3 कंट्रीज थी, ये 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो उन्होंने 3 कंट्रीज के तौर पर एक रखा अफगानिस्तान, एक रखा पाकिस्तान और एक रखा बांग्लादेश। इन 3 देशों से। फिर ये भी सवाल था कि इन 3 देशों से इन 6 धर्म के व्यक्तियों में से कौन कौन से व्यक्ति। तो एक डेट तय कर ली कि इस डेट से पहले जो व्यक्ति भारत में आ गए थे, वो डेट क्या तय कर ली? डेट तय कर ली कि 31 दिसंबर 2014 तक। सबसे पहले इन 3 बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि इन 3 के बेस पर ही सारा का सारा ये प्रोसेस आगे बढ़ा है। तो बीजेपी की सरकार ने जो तय किया, एक बार आपको ठीक से समझा दूं क्या तय किया। उन्होंने तय किया इन 6 धर्मों में से किसी धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति जो कि इन 3 देशों में से किसी देश से हो और रिलीजियस परसिक्यूशन, धार्मिक उत्पीड़न की वजह से अपने देश से भागकर उसने भारत में शरण ली हो, मतलब शरण लीगल टर्म में नहीं, भारत में आया हो, शरण मांगने के भाव से आया हो, ऐसा व्यक्ति। और उनमें वो व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके थे, ऐसे व्यक्तियों को हम रिलीफ देंगे। ये एक बेसिक पॉलिसी इस सरकार ने बनाई। रिलीफ कैसे देंगे? रिलीफ देने के लिए उनको 3 रिलीफ करने जरूरी थे। इसे जब ये पॉलिसी बन ही गई तो इन्होंने 2015 से ही काम करना शुरू किया। और सबसे पहले 2015 के सितंबर में जो पासपोर्ट एक्ट के रूल्स हैं उनमें संशोधन किया। पासपोर्ट एक्ट वही एक्ट है जो 5 साल की पनिशमेंट की व्यवस्था करता है। तो पासपोर्ट एक्ट जो 1920 का है, उसके जो रूल्स हैं
वो 1950 के रूल्स हैं, उनमें संशोधन किया और संशोधन करके लिखवा दिया कि ये जो पनिशमेंट है, ये जो प्रोसिक्यूशन है, ये प्रोसिक्यूशन के नियम इन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो इन चारों शर्तों को पूरा करते हैं। 4 शर्तें कौन सी हैं? 3 में से किसी देश से आए हों, 6 में से किसी धर्म को मानते हों, धार्मिक उत्पीड़न की वजह से आए हों और इस डेट से पहले भारत में आ चुके हों। यदि कोई व्यक्ति इस कैटेगरी में आता है तो इस कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति पर पासपोर्ट एक्ट के तहत जो पनिशमेंट के नियम हैं वो लागू नहीं होंगे। फिर 2016 में क्या किया? 2016 के जुलाई महीने में यही चीज, एकदम यही चीज जो दूसरा एक्ट था फॉरेनर्स एक्ट, उसके रूल्स में भी लिखवा दी। और फॉरेनर्स एक्ट के तहत क्या होता है? इसी एक्ट के तहत कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं उसके ऊपर केस चलता है। जो फॉरेनर्स एक्ट के रूल्स हैं, मैं रूल्स की बात कर रहा हूं, 1964 के रूल्स हैं, इन रूल्स में भी ये लिखवा दिया कि इन व्यक्तियों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट का प्रयोग नहीं होगा। आपको ना भाषा बहुत तकनीकी लगती होगी, क्या करें? अगर आपको आईएएस का एग्जाम देना तो आपको इन बातों को समझने के लिए कुव्वत अपने अंदर विकसित करनी ही चाहिए, समझ में आना ही चाहिए। कल को देश चलाएंगे आप, अभी आप 4 लाइन नहीं समझ पाएंगे, ऐसे कैसे होगा? ठीक है, यूं समझें कि इन व्यक्तियों को दिक्कत थी 3 एक्ट से। एक थी पासपोर्ट एक्ट से, एक थी फॉरेनर्स एक्ट से, एक थी सिटीजनशिप एक्ट से। पासपोर्ट एक्ट और सिटीजन जो दूसरा है फॉरेनर्स एक्ट है, इन दोनों से दिक्कत थी कि उनको जेल में डाला जा सकता था और विदेशी घोषित किया जा सकता था। इन दोनों के रूल्स में लिखवा दिया कि ये वाला जो प्रावधान है जिसके तहत उनको जेल डाला जा सकता है आदि आदि आदि, वो इन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। और ये काम 2015 और 16 में ही हो गया था। CAA 2019 तो बात की बात है। अब जब इतना हो गया तो एक ही बात बची थी, वो ये थी कि इन व्यक्तियों को सिटीजनशिप कैसे दें। क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट जो हमारा 1955 का है, 2003 में जब संशोधित किया गया उसको, तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि किसी भी इलीगल माइग्रेंट को, किसी भी अवैध आप्रवासी को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। और इसी सरकार ने लिखवाया था। अब अगर यही सरकार चाहती है कि हम इलीगल माइग्रेंट्स में से कुछ को किसी विशेष ग्राउंड पर नागरिकता देना चाहते हैं, तो उस सरकार के लिए क्या जरूरी हो गया कि सिटीजनशिप एक्ट में जो अमेंडमेंट इन्होंने खुद 2003 में किया था, उसी संशोधन के प्रभाव से बचने के लिए, इन व्यक्तियों को बचाने के लिए फिर से एक संशोधन करें। क्योंकि संसद द्वारा किए गए संशोधन को संसद ही अगले संशोधन से बदल सकती है, कोई और बदल नहीं सकता है। तो जरूरी था कि 2003 के एक्ट के बाद यदि भारत सरकार किसी अवैध आप्रवासी को भारत की नागरिकता देना चाहे तो उसे सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन करना ही होगा। उसमें संशोधन के बिना यह काम हो नहीं सकता था। और इसलिए ये 2 काम जब किए तो हल्ला नहीं मचा, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए कि इसका मतलब क्या है। ये रूल्स में चेंजेस हुए थे, पता भी नहीं चला, बहुत कम लोगों को पता चला। लेकिन जब सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट में चेंज करने का प्रयास किया तो सबको पता लगा और उसके बाद से शोर मचना शुरू हुआ। 2016 में जब ये दोनों संशोधन हो गए थे, उसके बाद ये सरकार एक बिल लेकर आई जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016। CAB का मतलब बिल है, और जब ये पास हो जाएगा, दोनों सदनों से राष्ट्रपति साइन कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा? CAA। 2016 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो पाया, फाइनल नहीं हो पाया, इसलिए ये CAB ही रह गया, CAA नहीं हो पाया। इसमें क्या प्रावधान थे? सबसे पहले समझते हैं कि क्या प्रावधान क्या थे जो उस सरकार ने किए थे, और फिर देखेंगे उसका परिणाम क्या हुआ। सबसे पहली बात वही जो CAA 2019 में भी है, वो ये है कि इलीगल माइग्रेंट्स की जो परिभाषा है, उस परिभाषा में इन व्यक्तियों को बाहर निकाल दिया गया। इन व्यक्ति कौन से? जो मैंने अभी समझाया था ना, 3 देशों से 6 धर्मों को मानने वाले 2014 से पहले जो भारत में आ गए थे, रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से उन व्यक्तियों को बाहर निकाल दिया गया। यानी सीधी भाषा में कहूं तो ये लिख दिया गया कि इलीगल माइग्रेंट्स
की परिभाषा में ये व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। एक तो ये लिख दिया गया। अगर आपको सिटीजनशिप एक्ट पढ़ने को मिले, छोटा सा प्यारा सा एक्ट है, उसमें जो सेक्शन 2 है उसमें परिभाषा दी गई है इलीगल माइग्रेंट्स कौन है। 2003 में ये परिभाषा शामिल की गई थी। अब क्या होना था, उस परिभाषा के नीचे लिखना था कि किंतु इस परिभाषा में वो लोग शामिल नहीं होंगे जो इन 3 देशों से, इन 6 धर्मों के हैं, धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में आए हैं और 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके थे, वो उसमें शामिल नहीं होंगे। यानी इन व्यक्तियों को अवैध आप्रवासी नहीं माना जाएगा। दूसरा इसमें जो परिवर्तन था वो ये था कि ऐसे व्यक्तियों को, इसी कैटेगरी में जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकेगी। और नागरिकता कहाँ दी जा सकेगी? नागरिकता देने के लिए जो 2 तरीके होते हैं, एक रजिस्ट्रेशन और एक नेचुरलाइजेशन, उसके तहत इनको नागरिकता दी जा सकेगी। ये प्रावधान था। जब ये प्रावधान हुआ, स्वाभाविक सी बात है कि नागरिकता को लेकर जब भी कोई नया बिल आता है तो उस पर खूब विरोध होता है, स्वाभाविक सी बात है। और जैसे ही ये बिल आया उसके बाद स्वाभाविक तौर पर खूब विरोध हुआ। लोकसभा में ये बिल पेश किया गया, खूब शोर मचा। हालांकि सरकार के पास ताकत थी कि पास करवा सके, लेकिन एक ट्रेंड है पिछले कई सालों से कि जब भी कोई बिल आता है सीधे पास नहीं करते उसको किसी न किसी कमेटी को रेफर किया जाता है। कमेटी में संसद में विभिन्न पार्टियों में जितने मेंबर्स हैं उसी अनुपात में कुछ कम मेंबर्स होते हैं, ताकि पूरे 500 लोग क्यों डिस्कस करें, उनमें से 20 लोग डिस्कस कर लें, 30 लोग डिस्कस कर लें, 15 लोग डिस्कस कर लें, ताकि सदन को एक सोचा समझा रास्ता मिल जाए। तो लोकसभा ने इसको रेफर कर दिया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब होता है जिसमें दोनों सदनों के मेंबर्स होते हैं, तो वो जॉइंट कमेटी होती है लोकसभा राज्यसभा की, विचार करने के लिए। अब इस बिल में सबसे अजीब सी बात जो थी वो ये थी कि इसमें सीधे सीधे 6 धर्मों का नाम लिखा हुआ था कि इन 6 धर्मों के व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकेगी, इनको इलीगल नहीं माना जाएगा। ऐसा देख के लगता है कि सीधे सीधे मुसलमानों को खारिज किया गया है, और ध्यान से देखेंगे तो यहूदियों को भी खारिज किया गया। यहूदी भी इसके अंतर्गत नहीं है, वरना ज्यूस तो लिखा होता, वो भी नहीं लिखा हुआ है, नास्तिक भी नहीं लिखा हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि शिया मुसलमान, अहमदिया मुसलमान है, हज़ारा मुसलमान हैं, उनका जिक्र भी नहीं है क्योंकि इनको भी मुसलमान नहीं मानते। सूफियों को भी कई जगह मुसलमान नहीं मानते, उनका जिक्र भी नहीं है। ऐसी बातें भी खूब उठी। जेपीसी ने खूब डिस्कशंस की। देखिए, जेपीसी में ही बहुमत आमतौर पर सरकार का ही होता है, तो जेपीसी अंततः वही फैसला करती है जो फैसला सरकार का होता है। हल्का फुल्का चेंज आमतौर पे हो जाता है। जेपीसी ने बहुत सारे संवैधानिक विशेषज्ञों को बुलाया, उनसे पूछा। एक सुभाष कश्यप भी थे उनमें, प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं, उनसे भी पूछा। उन्होंने कहा कि आपके एक्ट की भावना से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो धर्मों के नाम लिखे हैं चुन चुन के ना, वो मैसेज ठीक कन्वे नहीं हो रहा उससे। बेहतर होता कि आप धर्मों का नाम लिखने के बजाय सिर्फ इतना लिखते कि जो उन देशों के अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाषा का सारा खेल होता है। मुझे इस पूरे मसले में लगता है कि ये सारा मुद्दा मूलतः भाषा का खेल है, मूलतः कम्युनिकेशन में स्पष्टता न आ पाए, कंफ्यूजन्स पैदा हो जाए, उसका खेल है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बात शायद समझना आसान लगे। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि एक बार एक ज्योतिषी राजा के दरबार में गया। राजा ने बुलाया था उसको। राजा तो आपको पता है फ्री होते हैं, ये सब काम करते रहते हैं आमतौर पे। राजा ने कहा, ज्योतिषी जी हमारा हाथ देखकर बताइए या कुंडली देख के बताइए कि भविष्य में क्या लिखा हुआ है। ज्योतिषी बहुत ईमानदार था, सीधी सच्ची बात बोलता था। उसने कुंडली देखी, हाथ देखा, और उसने राजा से कहा कि राजा जी, आपके घर के जितने मेंबर्स हैं परिवार में ना, सारे एक एक करके आपकी आंखों के सामने मरेंगे, ये भविष्य में लिखा हुआ है। अभी सुनते ही राजा का पारा हाई हो गया, राजा चिढ़ गया बुरी तरह से। और राजा ने कहा कि ज्योतिषी, इस जान से मार दूंगा। उसको जेल में ठूंस दिया।
ज्योतिषी को। राजा लोग तो ऐसा ही करते हैं, उनके मुंह से जो निकला वही कानून होता है, वही संविधान होता है। ज्योतिषी का एक बेटा भी था जो नया नया ज्योतिषी बन रहा था। आपको ज्योतिष में रुचि ना हो तो आप इस एग्जाम्पल को यूं ही समझें, मजाक समझें, और ज्योतिष में रुचि है फिर तो आप इसको सीरियस ले सकते हैं। तो ज्योतिषी के बेटे को लगा कि मुझे अपने पापा को बचाना चाहिए। अगले दिन वो पहुंच गया राजा के दरबार में और उसने सूचना दी कि एक दूसरे ज्योतिषी जी आए हैं, राजा से मिलना चाहते हैं। तो राजा तो वेला बैठा हुआ था, खाली बैठा हुआ था। उसने कहा बुलाओ बुलाओ, चलो कुछ टाइम तो गुजरेगा। इसको बुलाया छोटे ज्योतिषी को। राजा ने कहा भाई तुम तो बहुत ही छोटे हो, क्या चाहते हो? उसने कहा मैं छोटा दिखता हूँ उम्र में, ज्योतिषी बहुत प्रकांड हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, तुम भी हमारा हाथ देखो, कुंडली देखो, बताओ ठीक से। और इस लड़के ने क्या समझदारी की, इसने राजा का हाथ देख के, कुंडली देख के कहा कि राजन, आपके ग्रह बता रहे हैं कि आप अपने पूरे खानदान में सबसे लंबे समय तक जिएंगे। राजा तो गदगद हो गया, पूरी सभा में तालियां पीटने लगे सब लोग, मस्त हो गए सब लोग। और राजा ने कहा कि यार तूने दिल खुश कर दिया, बता क्या तुझे पुरस्कार दे। उसने कहा पुरस्कार कुछ नहीं, मेरे पिताजी थे जो कल आए थे, जेल में ठूंस रखे आपने, उनको छोड़ दीजिए और हमें बख्श दीजिए, यही पुरस्कार है। राजा ने कहा चलो यार ठीक है। ज्योतिष को बुलाया और कहा कि अपने बेटे से सीखो, इतने साल के हो गए ज्योतिष अब तक नहीं सीख पाए, बेटे को ज्योतिष आता है ठीक से। वो दोनों चले गए। बाद में किसी समझदार आदमी ने राजा को बताया हुआ कि राजा जी आप बड़े मूर्ख आदमी हैं, क्योंकि पहले वाले ने कहा कि आपकी आंखों के सामने परिवार के सब लोग मरेंगे और दूसरे ने कहा कि आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा समय तक जिएंगे। इन दोनों बातों में क्या अंतर है? तो एक ही बात है, मैं अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जीऊंगा, इसमें निहित है कि मेरे परिवार के सब लोग मेरे सामने बारी बारी मरेंगे। इस नए ज्योतिषी ने ऐसा क्या बता दिया कि आप खुश होकर पुरस्कार देने लगे, और पुराने ज्योतिषी ने ऐसा क्या बताया था कि आप जेल ठूंस रहे थे उसको? तब राजा को समझ में आया। तो राजा को जो समझ में आया, राजा ने क्या किया क्या नहीं किया, गोली मारी उस चीज को। आप ये समझिए, इस एक्ट में सबसे जो अजीब या सबसे रोचक बात है वो ये है कि जो धर्मों का नाम चुन चुन के लिखा गया है, अगर उसके बदले लिखा होता ना, जैसे सुभाष कश्यप ने भी कहा कि आप ये मत लिखिए कि हिंदू को देंगे, सिख को देंगे, जैन को देंगे, बौद्ध को देंगे, पारसी ईसाई को देंगे, आप लिखिए कि इन देशों के माइनॉरिटीज को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को नागरिकता देने में प्राथमिकता दी जा सकती है। तो विवाद नहीं होगा, संविधान की भावना के अनुसार आपको यह बात ठीक लगेगी। सरकार इस बात पे एडमेंट थी कि नहीं हमें तो नाम ही लिखने हैं। मतलब हो तो ये सकता था कि उसमें लिखा होता कि माइनॉरिटीज, और हर एक्ट के बाद ना रूल्स बनते हैं कुछ, उन रूल्स में डिटेल्स लिखी होती हैं। तो सरकार ये कर सकती थी कि विधेयक में लिखती कि माइनॉरिटीज, और अंत में लिखती कि माइनॉरिटीज में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसकी सूची रूल्स में दी गई है, और रूल्स में मेंशन कर देती कि इस देश के ये माइनॉरिटीज माने जाएंगे, इस देश से ये माइनॉरिटीज होंगे, इस देश से ये होंगे, बात खत्म हो जाती। लेकिन सरकार किसी वजह से इस बात पे एडमेंट थी कि नहीं हम तो एक्ट में ही नाम लिखेंगे धर्मों के। शायद इसलिए उनको लग रहा हो कि कल को हमारी सरकार न रहे, ऐसा ना हो कि दूसरी सरकार आए रूल्स को तुरंत चेंज कर दे। रूल्स को चेंज करना एक्ट को चेंज करने की तुलना में ज्यादा आसान होता है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि एक्ट में नाम लिखेंगे तो शोर मचेगा, हल्ला गुल्ला होगा, देश भर में ध्रुवीकरण होगा। एनडीए को या बीजेपी को इस बात का ठीक से एहसास है कि मुस्लिम वोटर्स हमारे वोट बैंक नहीं है, होंगे भी नहीं, लेकिन बाकी जो वोटर्स हैं वो हमारे वोट बैंक हैं और हो भी सकते हैं। देखिए इलेक्शंस का सारा मामला होता है, पार्टी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, इन सबको अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हुए ये साधना होता है कि अगले इलेक्शन में हम जीत भी सकें। ये लोकतंत्र की मजबूरियों में से एक बड़ी मजबूरी है। इलेक्शन के समय अगर मामला हो जाए अमीर बनाम गरीब, इसका फायदा मिलता है जो लेफ्ट पार्टियां होती हैं,
जैसे सीपीएम, सीपीआई और दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी थोड़ा बहुत उनका ओरिएंटेशन उस तरफ का है। जब भी अमीर गरीब का मामला बनेगा, आप मान के चलिए कि लेफ्ट ओरिएंटेशन की पार्टियां फायदे में रहेंगी, इसलिए वो हर इलेक्शन में कोशिश करती हैं कि मूल मुद्दा अमीर गरीब का है। अगर मामला हो जाएगा सवर्ण और निचली जातियों का, निचली का मतलब जिनको निचली कहा जाता है, दरअसल तो सब समाज में लोग बराबर हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी मामला होगा, दलित जातियों का मामला उठेगा, तो फायदा किसको होगा? बीएसपी को। अगर ओबीसी की बात हुई तो फायदा किसको होगा? तो फायदा आरजेडी को हो सकता है, समाजवादी पार्टी को हो सकता है। ये पार्टियां चाहती हैं कि स्वाभाविक तौर पर चाहती हैं कि इलेक्शन के समय मूल मुद्दा कास्ट का बने, अमीर गरीब का ना बने। अब तीसरी पार्टियां वो हैं जो एक धर्म या एक समुदाय के व्यक्ति को अपना वोटर मानती हैं। अगर मामला हिंदू मुसलमान का बन गया तो इसका फायदा किसको होगा? वो बीजेपी को होगा। उत्तर प्रदेश में देखें तो समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि जब मुसलमान एक हो जाएंगे तो वो वहां वोट डाल देंगे, हिंदू एक हो जाएंगे तो बीजेपी को वोट डालेंगे। केरल में मुस्लिम लीग को मुसलमानों के वोट पड़ जाएंगे तो वो चाहेंगे हिंदू मुसलमान का मामला हो जाए। किसी भी लोग, जैसे अमेरिका में भी इलेक्शंस का दौर चल रहा है, वहां पर भी, तो वहां भी क्या होगा कि डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि ये मामला श्वेत अश्वेत का भी हो जाए, ताकि अश्वेतों के वोट एक बड़ी संख्या में उनको मिल जाए। दुनिया भर के हर देश की डेमोक्रेसी में कौन सा वोट बैंक हमारे पक्ष में काम करेगा, किस तरह के ध्रुवीकरण से हमारी पार्टी को फायदा मिलेगा, इस पर निगाह हर पार्टी की रहती है, जो कि स्वाभाविक है। हम अच्छे बुरे के सेंस में बात नहीं कर रहे, हम लोकतंत्र की स्वाभाविकताओं की बात कर रहे हैं। अगर माइनॉरिटीज लिखते तो शायद इतना शोर न मचता, विरोध भी ना करता शायद कोई इस बात का, पर जब धर्मों का नाम लिखा गया तो विरोध हुआ। विरोध हुआ तो देश में हिंदू मुसलमान का माहौल बना। हिंदू मुसलमान का माहौल बना तो ऐसा माहौल जब तक बना रहेगा तब तक कुछ पार्टियां फायदे में रहेंगी। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि धर्मों का नाम देने के पीछे मूल वजह ये थी ताकि इस वजह से ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन धार्मिक आधार पे हो, वरना यही काम केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज, धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द लिख के भी किया जा सकता था। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं थी। और सूची को एक्ट में देने के बजाय रूल्स में दिया जा सकता था, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं थी। ऐसा बहुत सारे एक्ट्स में होता है कि रूल्स में सूचनाएं आती हैं। ये सुझाव दिया सुभाष कश्यप ने और कई और लोगों ने, मतलब जो मैंने हल्का फुल्का रिपोर्ट्स पढ़ी इंटरनेट से। जेपीसी ने पूरी की पूरी रिकमेंडेशंस अपनी दे दी और उसके बाद जब जेपीसी के अंदर वोटिंग हुई तो 2019 की शुरुआत में ये वोटिंग हुई और 7 जनवरी 2019 को जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। वो रिपोर्ट लगभग वैसी की वैसी थी कि जैसा बिल था लगभग वैसा ही बिल पास कर दिया। बहुत माइन्यूट हल्के फुल्के चेंजेस के साथ बिल को पास कर दिया। इसका मतलब जेपीसी ने कहा कि हाँ, हमारी राय है कि बिल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। जैसे ही जेपीसी ने किया उसके अगले ही दिन 8 जनवरी 2019 को लोकसभा ने बिल पास कर दिया। लोकसभा में एनडीए का, बीजेपी का पूरा बहुमत था, राज्यसभा में नहीं था। अब लोकसभा के बाद जो स्वाभाविक सा मामला है कि बिल राज्यसभा में गया। हालांकि हमारे संविधान में एक प्रावधान है कि दोनों सदनों की संयुक्त तो बैठक की जा सकती है, उससे बिल पास करवाया जा सकता है, जो कि एनडीए शायद कर देता। लेकिन जनवरी हो चुका था, 2019 में लोकसभा के चुनाव थे अप्रैल मई महीने में, तो राज्यसभा को केवल 2-3 महीने खींचना था। और 2-3 महीने खींचने के लिए कोई भी सदन पर्याप्त रूप से ताकतवर होता है। राज्यसभा ने चर्चाओं के नाम पे, डिस्कशंस के नाम पे उस बिल को आगे खींचा और इस तरह से उसको पास करने से रोक दिया। और इसी बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, क्योंकि उसके 5 साल हो गए, जिसको बोलते हैं लोकसभा का भंग हो जाना। जब लोकसभा भंग हो गई तो लोकसभा भंग होते ही ऐसे बहुत सारे बिल लैप्स हो जाते हैं। जैसे ये वाला बिल था,
क्योंकि लोकसभा से पास हुआ था, लोकसभा ही चेंज हो गई तो ये लैप्स हो गया। लैप्स होने का मतलब खत्म हो गया, जीरो हो गया। इसके बाद इलेक्शंस हुए तो उन इलेक्शंस में फिर से ये सरकार जीत के आई और इस बार तो और बड़े बहुमत से आई। तो अब इस सरकार की इच्छा थी कि हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, लेकिन इस पूरी बात को करते हुए एक विशेष एंगल को समझने की जरूरत है, जो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में पूछा भी है, मेरे पास मेरी टीम ने भेजा कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसको लेके खूब हल्ला मचा। इस पर बहुत सवाल है, तो मैं जो कह रहा हूं ध्यान से समझ लीजिए। बीजेपी की सरकार जो 2014 से 2019 की थी, उसने 2016 में एक बिल पेश किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। यही दोनों प्रावधान थे मुख्य रूप से, और इस बिल को जेपीसी ने पास किया 2019 में। लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा से पास नहीं हो पाया और इसलिए वो बिल लैप्स हो गया। और उसी समय बहुत हल्ला मचा था नॉर्थ ईस्ट में। तो थोड़ा सा समझिए कि नॉर्थ ईस्ट में क्यों शोर मचा था, नॉर्थ ईस्ट में क्यों ऐसा हुआ था कि लोग सड़कों पे उतर गए थे, दंगा फसाद होने लगा था। इस बिल की वजह से ऐसा क्या था? दो बातें ध्यान रखिए। ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का नक्शा आप देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से आपको दिख ही रहा होगा, नहीं तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर सकता हूं ताकि आप थोड़ा सा और इसको आसानी से देख सकें। अब शायद आपको ठीक से दिख रहा होगा नक्शा, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट है हमारा देश, ठीक है। इस भूटान को अलग रख लीजिए, इस नेपाल को अलग रखिए, बांग्लादेश को अलग रखिए, बाकी जो है ये वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, ये असम है, और ये जो बाकी राज्य है ना, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है। सिक्किम को फिलहाल हम अलग रख रहे हैं क्योंकि सिक्किम, इस मामले में सिक्किम का बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं है, तो सिक्किम को भी हम बहुत चर्चा के केंद्र में रखने से बचेंगे, ठीक है। बाकी को ध्यान रख के बात करेंगे। अगर आपको पूरी बात ध्यान हो, या मैं एक बात आपको एक बार और बता दूं कि ये जो असम है पहले बंगाल का हिस्सा था। ये जो वेस्ट बंगाल है ना, ये बांग्लादेश है, ये पूरा बंगाल था पहले। इसी बंगाल के हिस्से के रूप में 1826 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को असम का इलाका मिला, मणिपुर का इलाका मिला, तो उसको बंगाल का ही हिस्सा मान लिया गया था शुरू में। ये सारा असम था, अरुणाचल प्रदेश भी असम का पार्ट था, मेघालय भी असम था, मतलब मणिपुर भी उसके साथ ही आया था, मिजोरम भी एक तरह से असम था। मणिपुर और त्रिपुरा शुरू से, जब भारत आजाद हुआ 1949 में संविधान बना, तभी से इनको यूटी वाला स्टेटस दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र, वो था। इन दोनों को अगर छोड़ दें, बाकी सारा का सारा जो नॉर्थ ईस्ट है शुरू से असम था। सिक्किम मैंने पहले छोड़ दिया, सिक्किम तो 1975 में भारत का हिस्सा बना, उससे पहले भारत का हिस्सा नहीं था। अब इसी असम से 1962 में नागालैंड अलग हुआ, 1969-70 में मेघालय अलग हुआ, जो पहले राज्य के भीतर राज्य बना, एक अलग सा कंसेप्ट था। कभी बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के इतिहास पर। मेघालय हमारे देश का अकेला राज्य है जिसको एक खास स्टेटस मिला था, राज्य के भीतर राज्य, स्टेट विद इन स्टेट। 1969-70 की बात है। अगले साल 71 में तो एक्ट पास करके उसको राज्य ही बना दिया गया, तो वो स्टेटस अब काम का रहा नहीं। अरुणाचल प्रदेश को 1971 में यूटी बनाया और 1986 में ये राज्य बना। मिजोरम भी 1971 में यूटी बना, 1986 में राज्य बना। और इसका मतलब यह हुआ कि ये सारे इलाके, केवल मणिपुर त्रिपुरा छोड़ दीजिए। नागालैंड 1962 में स्टेट बना, उसकी एक लंबी कहानी है, विवाद की कहानी है, जो कभी समझेंगे। बेसिक बात है कि जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का सारा इलाका, लगभग सारा इलाका, आज से केवल 40 साल पहले तक केवल और केवल ये क्या था? असम था। इसलिए असम की समस्या पूरे नॉर्थ ईस्ट की समस्या बन जाती है। एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, अगर मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जाके ये समझाने का प्रयास करूं कि हमने जो विस्तार में चीजें समझी थी, एक शब्द आया था असम समझौता जिसको बोलते हैं, रुकिए इसको ऐसे करते हैं। एक शब्द था असम एकॉर्ड। अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो 1985 में
जो राजीव गांधी मतलब पीएम बने ही थे, उन्होंने असम आंदोलन को शांत करने के लिए ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का जो आंदोलन था, आसू का आंदोलन था, उसके लिए असम अकॉर्ड किया था, समझौता किया था, जिस समझौते के तहत 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से जो लोग भारत में आए थे, 25 मार्च के दिन क्यों? क्योंकि उसी दिन वहां पर एक ऑपरेशन पाकिस्तान ने शुरू किया था, पश्चिम पाकिस्तान ने, जिसमें बांग्लादेश के मुक्ति अभियान वाले व्यक्तियों को कुचलने की बात की गई थी। बहुत बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई थी उस समय। तो उस तिथि के बाद जो लोग बांग्लादेश से भारत, देखिए बांग्लादेश से भारत कोई आएगा तो कहाँ आएगा? वो या तो जाएगा पश्चिम बंगाल में, या जहां भी जाएगा, ये सारा उस समय असम ही था, ये सारा असम था, त्रिपुरा थोड़ा छोड़ दीजिए। और इसका मतलब बांग्लादेश से जब लोग भागे तो या तो भागे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, या भागे असम में। इसलिए असम में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो ही चुका था। बाद में असम से कट के राज्य तो बनते गए, पर इन सब राज्यों में किसी न किसी मात्रा में अवैध बांग्लादेशी पहले से आए ही हुए थे। और जब असम आंदोलन हुआ कि अवैध बांग्लादेशियों को या प्रवासियों को यहां से बाहर निकाला जाए, 1985 के असम अकॉर्ड में सहमति बन गई थी कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी व्यक्ति आया होगा उसको वापस बांग्लादेश भेजेंगे। और ये सहमति इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान की सहमति 1972 में जो भी थी उस पर आधारित थी, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने ये वायदा किया था कि 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग हमारे गए हैं उनको हम वापस लेंगे। और उससे पहले के व्यक्तियों के बारे में यह तय हुआ था कि 66 1 जनवरी तक जो आ गए वो भारत के नागरिक होंगे, बीच वाले जो हैं नागरिक होंगे, लेकिन 10 साल के लिए उनको हम इलेक्शन के राइट से वंचित करेंगे, वोटिंग राइट से वंचित करेंगे, फिर वो वोटर भी बन जाएंगे। ये तो ठीक से पूरा हुआ नहीं। अब देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे असम में क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी आया है उन सबको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा, क्योंकि इन सब की वजह से इन सब राज्यों में, विशेष रूप से असम में, जो डेमोग्राफिक बैलेंस था, जनांकीय संतुलन था, वो डगमगाया हुआ था। सब राज्य परेशान थे। और ये जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, विशेष रूप से आप जैसे मणिपुर की बात करें, अरुणाचल की बात करें, नागालैंड की बात करें, इनमें जो ट्राइबल आइडेंटिटीज हैं ये बेहद असुरक्षित महसूस करती हैं जब बाहर की आबादी बड़ी संख्या पे आती है। तो कैसे मैनेज करें अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी? आप जानते ही हैं कि वो ज़्यादा नाजुक चीज़ है, उसको आप आराम से हाथ नहीं लगा सकते। अब जैसे ही CAB आया 2016 का, उसमें क्या लिखा था कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में आ गए थे, बस वो मुसलमान ना हो, यहूदी ना हो, और इन 3 देशों से आए हो, 3 देशों में एक बांग्लादेश भी था। और भारत में जितना अवैध आप्रवासन है, इलीगल इमिग्रेशन है, उसमें सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेश से ही है। मतलब बाकी सारे मिला के शायद कुछ लाख होंगे, 10 लाख के आसपास होंगे। बांग्लादेश का अकेला कम से कम 1 से 2 करोड़ के बीच में लोग हैं। अब इस CAB 2016 में जो प्रावधान था, उसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश से जितने भी हिंदू आए हैं या सिख आए हैं, क्योंकि यहां से जैन आने का मतलब बनता नहीं है, बौद्ध थोड़े से आए हैं जरूर हैं, बहुत कम संख्या में, मतलब शायद 50 से भी कम इस तरह की संख्या है। ईसाई एक आध हो सकता है आ गया हो, लेकिन आमतौर पर यहां से क्यों आएंगे? इसका मतलब ये होगा कि बांग्लादेश से जितने मुसलमान आए हैं वो तो इलीगल माइग्रेंट थे और रहेंगे, उनको वापस भेजा जाएगा, ये विश्वास बना रहेगा। लेकिन 2016 के बिल ने सिद्ध कर दिया कि 25 मार्च 1971 के बाद में, लेकिन 2014 के 31 दिसंबर से पहले, और ये छोटा समय नहीं है, ये 43 साल का समय है। इन 43-44 सालों में जितने भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी अगर बांग्लादेश से आए हैं तो वो भारत में न केवल रह सकते हैं, उनको अवैध आप्रवासी नहीं माना जाएगा, और तो और उन्हें नागरिकता भी दी जाएगी। और इसका मतलब इन राज्यों को ये लगा कि जो लोग हमारे यहाँ पर आके घुसपैठ कर चुके हैं, रहते हैं हमारे साथ, जिनको भगाने के लिए हमने आंदोलन किया,
और ये ध्यान रखिएगा कि असम आंदोलन मूल रूप में बांग्लादेशी मुसलमानों को भेजने का आंदोलन नहीं था। आसू के आंदोलन में, या जिसको AAGSU कहते थे, ऑल असम गण संग्राम परिषद का आंदोलन कहते थे, असम आंदोलन बोलते थे, असम मूवमेंट शुरुआत में बांग्लादेशी आप्रवासियों को भगाने का आंदोलन था। उसमें हिंदू मुसलमान का भेद उस समय नहीं था। ये तो बाद की डेवलपमेंट्स में ये एंगल भी जुड़ना शुरू हुआ और नॉर्थ ईस्ट को ये लगा कि ये तो हमारे साथ जो वायदा हुआ था उसके साथ एक गड़बड़ हो गई। हम तो अवैध प्रवासी सारे भेजना चाह रहे थे और अब पता लगा, और ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश से आने वाले अवैध आप्रवासियों में कम से कम 50% ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं हैं। ये जो NRC हुआ असम का, मैं उस पर आगे बताऊंगा NRC में क्या रिजल्ट्स आए हैं, उससे पता भी लगता है। नॉर्थ ईस्ट में इसलिए आग लग गई, इसलिए तनाव हुआ, इसलिए हिंसा, आगजनी, बवंडर सब होना शुरू हुआ कि नॉर्थ ईस्ट को, विशेष रूप से असम को, ऐसा लगने लगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा छल हो गया। असम तो 1826 के बाद से ही विदेशी आक्रमण से परेशान है, आप्रवासन से परेशान है। 1931 तक आते आते जो सेंसस कमिश्नर थे उस समय के असम के, उन्होंने कह ही दिया था कि असम की कल्चर पूरी खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि अवैध या विदेशी आप्रवासियों ने इतनी बड़ी संख्या में कब्जा जमा लिया है कि अब यहाँ की अपनी स्थानीय संस्कृति खतरे में है। ये 1931 की बात है। और उसके बाद 1947 के आसपास, फिर 1964 के आसपास जब युद्ध हुआ 64-65 में, तब फिर 1971 के आसपास जब युद्ध हुआ, तब इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेश के अवैध आप्रवासी भारत में आए और वो सब असर तो असम पे ही तो आया, और कहाँ आया असर। और इसलिए असम के लोग इस बात से बेहद खफा हुए कि जिन्हें बाहर भेजना था उनमें से 50-60% के आसपास को आपने भारत की नागरिकता देने का फैसला कर लिया। और यदि भारत की नागरिकता देंगे तो ये लोग रहेंगे तो यहीं, और जब यहीं रहेंगे तो हमारी कल्चर पर प्रभाव इस बात से नहीं पड़ता कि बांग्लादेश से हिंदू आया कि मुसलमान आया। बांग्ला बोलने वाले लोग यहाँ आके बसे, फर्क तो इसी बात से पड़ जाता है। और असम के लोगों को या अरुणाचल के लोगों को, नागालैंड के लोगों को हिंदू मुसलमान के फर्क से तो कोई संतुष्टि मिलेगी नहीं। उन्हें तो इस बात का तनाव है ना कि हमारी जनजातीय संस्कृति में बाहर से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। खूब हल्ला मचा, खूब हल्ला मचा। उस समय केंद्र सरकार ने किसी तरीके से मैनेज किया। रोचक बात यह है कि असम की सरकार NDA की सरकार 2016 में बनी है, मणिपुर की सरकार भी NDA की सरकार है, और त्रिपुरा में भी NDA की सरकार है, और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इस बीच में NDA ने अपने लिंक्स बनाए हैं, अपनी सरकारें बनाई हैं। तो वो सरकारें भी इस तनाव में थी कि ये जो बिल आ गया है, उस बिल के बाद अगले इलेक्शन में हम किस मुंह के साथ जनता के पास जाएंगे, ये तनाव की बात है। ये तो हो गया 2016 वाला बिल, और मैंने आपसे पहले ही कहा कि 2016 का बिल राज्यसभा के प्रतिरोध की वजह से पास नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया। 2019 में इलेक्शंस हुए, इलेक्शन से एकदम पहले ही वो बिल रुका था, लैप्स हुआ था इलेक्शन की वजह से। अब विपक्ष को लगता था कि ये सरकार फिर से नहीं आएगी तो बात खत्म हो जाएगी। जैसे 2004 में बीजेपी हार गई, तो 2004 से 2014 तक, 10 साल तक, जब तक यूपीए की सरकार रही, नागरिकता के मुद्दे शांत रहे, क्योंकि यूपीए की सरकार प्रायः ऐसे मुद्दों में हाथ डालने से बचती है। 2019 में भारत की जनता ने, जो बीजेपी की सरकार थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसको और ज्यादा बहुमत देकर जितवा दिया। 14 के इलेक्शन में केवल बीजेपी 282 सीट लाई, जो कि अपने आप में बहुमत के रिक्वायरमेंट से 10 ज्यादा थी लोकसभा में। और इस बार तो 2019 में तो वो सीटें बढ़ के 303 केवल बीजेपी की हो गई, जिसका मतलब हो गया NDA की मिला के तो 330-40 के आसपास पहुंच गई। जिसका मतलब ये था कि देश की जनता मूड बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी, हम आपके साथ हैं, आप देश को आगे बढ़ाएं या चलाएं, जो पॉलिसी आपकी है हम उससे सहमत हैं। अब जब ये सरकार बनी तो और ज़्यादा रेजोल्यूट होके और संकल्पशील होके, संकल्पवान होके इसने काम शुरू किया। और आते ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल
2019 लेके आई, जो पास होने के बाद बन गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये वही एक्ट है जिसपे खूब शोर मचा हुआ है। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, एक बार हल्का सा समझने का प्रयास करें कि क्या ये 2016 का ही बिल फिर से आ गया था या इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। वो चेंजेस थे तो क्या चेंजेस थे। देखिए 2016 में जो बातें थी वो बातें तो इसमें थी, जैसे इसमें भी शुरू में लिखा हुआ था कि इलीगल माइग्रेंट्स की जो डेफिनेशन है यानी कि परिभाषा है, उस परिभाषा में वो व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। कौन से व्यक्ति शामिल नहीं होंगे? वही वाले जो मैंने आपसे बातें कही थी ना। मैं वे व्यक्ति लिख देता हूं, दोस पर्सन शैल नॉट बी इंक्लूडेड, ऐसे करके समझ लीजिए। वे व्यक्ति का मतलब उन 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो आए हैं, 6 धर्मों में से किसी एक को मानते हैं, धार्मिक उत्पीड़न की वजह से आए हैं और 2014 खत्म होने से पहले भारत में आ चुके थे, उन व्यक्तियों को इलीगल माइग्रेंट या अवैध आप्रवासी नहीं माना जाएगा। ये प्रावधान तो वैसा ही था जो यहां भी था। दूसरा प्रावधान था उन व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी, मतलब नागरिकता दी जा सकेगी। ये प्रावधान पहले भी था, अब भी था, यहां तक कोई अंतर नहीं था। लेकिन इस बार जो बिल आया, इस बिल में कम से कम 3-4 चेंजेस थे। वो चेंजेस क्या क्या थे वो भी देख लेते हैं, और चेंजेस क्यों थे ये भी समझ लेते हैं। ये मैं जानता हूं कि क्लास बहुत मुश्किल हो रही होगी आप लोगों के लिए, बहुत जटिल चीजें हैं, लेकिन मुझे आप पर आपसे ज्यादा विश्वास है। जितना भरोसा आपको अपने ऊपर है कि आप समझ सकते हैं, उससे ज्यादा मुझे आपके ऊपर है कि आप समझ सकते हैं। जहां जहां दिक्कत है, जैसे 1 आध घंटा हो गया होगा, जहां जहां दिक्कत है वही करना है, पॉज करना है, थोड़ा ब्रेक लेना है, चाय पीनी है, झपकी मार लेनी है, फिर लौट के आ जाना है, कागज पेन सामने रख के, उसके बाद ध्यान से एक एक पॉइंट को सुन के समझ के नोट कर लेना है। मैं चाहता हूं कि इस क्लास के बाद इस देश का कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता आपको बरगला ना सके, मूर्ख ना बना सके, और जब वो आपसे CAA पर बात करे तो थोड़ी देर के बाद बैकफुट पे होके पीछे जाता हुआ देखे, आपकी बातों को सीरियस से ले। ठीक से समझना है, एक एक बात को समझना है, एकदम पूरी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ ये मुद्दा समझ में आना चाहिए ताकि आप किसी के साथ भी बात कर सकें। बहस नहीं, बातचीत, संवाद कर सकें। बहस करने से कुछ फायदा नहीं होता, फायदा होता है बातचीत करने से। पहला चेंज क्या किया सरकार ने? पहला चेंज ये किया कि इस नए बिल में ये लिखा कि जो ये व्यक्ति हैं उनको जो नागरिकता मिलेगी, जो सिटीजनशिप मिलेगी उन व्यक्तियों को, वो भारत में उनकी जो डेट ऑफ एंट्री है उसी दिन से मिलेगी, यानी कि बैक डेट से मिलेगी। ये 2016 में प्रावधान नहीं था, 2019 में ये प्रावधान भी आ गया। अब एक तरीका है कि पहले मैं सारे चेंजेस बता दूं, फिर एक एक करके समझाऊं, एक एक के साथ में समझते चलते हैं। चलिए समझ लेते हैं साथ साथ ऐसा क्यों किया होगा। देखिए ये करने की वजह क्या थी कि जैसे आप यूं समझे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 2010 में भारत में आया, कोई परिवार आया, और एक पुरुष है, एक स्त्री है, भारत में 2010 में, अलग अलग परिवारों के हैं। सिंपल एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए अफगानिस्तान से कई परिवार आए, सिख परिवार आए, वो भारत में हैं, आसपास ही रहते हैं। उनमें से एक परिवार में एक लड़का है, दूसरे परिवार में एक लड़की है, उनकी शादी इन्होंने करवा दी भारत में ही। ठीक है, समाज की सहमति थी, शादी हुई, फिर इनके बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, वो भारत में ही पैदा हुए। अब मान लीजिए कि हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया होता, तो उसके तहत ये जो माता पिता थे जो 2014 से पहले भारत में आ गए थे, इनको नागरिकता मिल जाती। लेकिन यदि नागरिकता इनको मिलती इस एक्ट के पास होने के बाद की डेट से, समझ पा रहे हैं ना? हाँ, ध्यान से देखिए। 2010 में एक लड़का परिवार के साथ आया, एक लड़की अपने परिवार के साथ आई, 2012 में इनकी शादी भारत में हो गई, 2017 में मान लीजिए 16-17 में इनके बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए। ठीक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ, मान लेते हैं, 16 वाले की बात कर रहा हूं, वही एक्ट चल रहा था।
और उसके तहत ये हुआ कि इस एक्ट के पास होने के बाद हम लोगों को नागरिकता देंगे। अब अगर वो एक्ट पास हो जाता तो 2014 से पहले आने वाले में ये जो थे लड़का लड़की जिनकी शादी हुई उनको नागरिकता मिल जाती। पर नागरिकता मिलती किस तारीख से? एक्ट पास होने की तारीख से, 2019 से मिलती। अब सवाल है कि 2010 से 2019 तक ये क्या थे? इलीगल माइग्रेंट्स थे, अवैध आप्रवासी थे। 2019 में नागरिक हो गए भारत के। अब हमारा सिटीजनशिप एक्ट कहता है 2003 वाले संशोधन के बाद से कहता है कि जिस बच्चे के माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या एक भारत का नागरिक है और दूसरा अवैध आप्रवासी नहीं है, उन्हीं बच्चों को जन्म से भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हुआ हो तो सरल भाषा में ये समझ लीजिए कि 2016 वाला बिल अगर पास हो जाता, उससे उन्हें तो नागरिकता मिल जाती जो 2014 से पहले बाहर से आए थे, पर उनके आने और नागरिक होने के बीच में यदि उनमें से किसी के बच्चे हुए हैं तो उन बच्चों को नागरिकता ना मिल पाती, क्योंकि जिस समय वो बच्चे पैदा हुए उनके माँ बाप इलीगल माइग्रेंट्स ही थे उस समय। इसका एक ही उपाय था कि जिस दिन वो भारत आए थे उस दिन से उनको नागरिक मान लेंगे, तो उसके बाद जब उनके बच्चे हुए भी होंगे तो वो भारत के नागरिकों के ही बच्चे थे। तो बच्चों की नागरिकता का प्रश्न सॉल्व करने के लिए इस संशोधन को किया गया और मेरे ख्याल से ये ठीक ही किया गया, ताकि ऐसा ना हो ना कि एक समस्या का समाधान करते करते दूसरी समस्या पैदा करते। इसलिए जो नया एक्ट या बिल आया संसद में, उसमें एक प्रावधान तो ये कर दिया गया कि नागरिकता इन लोगों को जो मिलेगी वो नागरिकता उनके भारत में प्रवेश की तारीख से ही मिलेगी, न कि बाद की तारीख से मिलेगी। एक तो ये प्रावधान कर दिया गया। दूसरा ये था कि जो नागरिकता लेते हैं तो आपको पता होगा कि जो नेचुरलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है या देशीयकरण का जो प्रोसेस होता है, मैंने पिछली क्लास में विस्तार में बताया था कि नेचुरलाइजेशन के लिए जरूरी है नॉर्मल केसेस में, यदि कोई वैज्ञानिक है, साहित्यकार है, महान आदमी, फिर तो बात अलग है। सामान्य व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो 12 साल 11 + 1 साल भारत में रहा हो। कैसे रहा हो? वीजा लेके रहा हो या लॉन्ग टर्म स्टे की परमिशन लेके रहा हो, किसी तरह से रहा हो। उसमें भी ये होता है कि 14 साल में से 11 साल रहा और पिछले 1 साल में लगातार रहा हो। कुल 12 साल भारत में रहना जरूरी होता है। अब सरकार ने इस बिल में एक संशोधन ये कर दिया कि नेचुरलाइजेशन के लिए इन व्यक्तियों को जो भारत में रहने की न्यूनतम अवधि है वो 5 + 1 ईयर्स होगी, न कि 11 + 1 होगी। इसका मतलब देशीयकरण के लिए जो 12 साल रहने की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट थी वो घटा के केवल 6 साल कर दी गई, 5 + 1 साल कर दी गई। और ये भी इसलिए किया कि अगर कोई 2014 से एकदम पहले आया, मान लीजिए अक्टूबर 2014 में आया है, तो इसका बेनिफिट उठाने के लिए उसको 7 साल और वेट करना पड़े। इस चीज से बचने के लिए 2014 की डेट को ध्यान रखते हुए यह प्रावधान किया गया, ताकि 2020 आते आते उन सब व्यक्तियों को बेनिफिट मिल जाए जिनके पक्ष में ये कानून बनाया गया है। ये पर्पज रहा होगा। एक तीसरा, जब ये लोग भारत में आए, भाग के आए, मान लीजिए भारत में, इतना मौका नहीं था कि पासपोर्ट लेके आए, वीजा लेके आए, सरकार को बता के आए। धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था, जान बचाने के लिए रातों रात भागे और भारत में घुस गए। अब घुस तो गए भारत में, पर जब भारत में घुसे तो यहाँ फॉरेनर्स एक्ट भी लागू था, यहाँ पासपोर्ट एक्ट भी लागू था, और उन दोनों एक्ट के तहत एक लंबी